हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना एसएससी जेईई का पीवाईक्यू, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो कवर किया था वो आपका वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने विद डिटेल एंड कंसेप्ट वाइज कवर करने की कोशिश की थी डियर। वहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाए थे क्योंकि हमने क्वेश्चंस का बिल्कुल डिटेल एनालिसिस किया था। तो जो भी क्वेश्चंस आपके वहां पे रिमेनिंग रह गए थे उसको हम इस पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे डियर। यहाँ पे भी हमारा टारगेट वही होगा कि हर एक क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करेंगे। उससे क्या बेनिफिट होने वाला है? उससे ये बेनिफिट होने वाला है कि जिस भी टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और साथ में हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में अगर उस टॉपिक से रिलेवेंट कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा तो उसके संदर्भ में भी हम जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखते हैं आज का सेशन का ये पहला क्वेश्चंस आपका एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया था। हालांकि एसएससी जेईई 2017 से पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने प्रीवियस पार्ट में कवर कर लिए हैं डियर। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट कवर नहीं किया तो आप पहले प्रीवियस पार्ट को कवर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस पार्ट कवर किया होगा तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा आपके सेकेंड पार्ट में। और जैसे ही आप सेकेंड पार्ट कवर करोगे तो आपको सिर्फ इतना आइडिया हो जाएगा कि जो भी आपने इन्वायरमेंटल के अंदर वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को डिस्कस किया था वो आपके प्रॉपर्ली रिवाइज हो चुके होंगे। आपको किसी भी तरह की बुक खोलने की जरूरत नहीं है अगर आपने मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से कवर किया होगा। क्लियर है? तो देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोलता है। द रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स पीएच इज लेस देन। इसने बोला है कि रेन को जब हम एसिड रेन बोलते हैं तो उस कंडीशन में उसका पीएच कितना होता है। हालांकि उसने क्वेश्चंस में पहले ही बोला है कि पीएच इज लेस देन, तो ये तो आप मान के चलो कि पीएच आपका लेस होने वाला है। क्या सर 3 से कम होता है या 4.5 से कम होता है या 7 से कम होता है या 8.5 से कम होता है? अगर यहाँ पर बात की जाए सबसे पहले किसकी सर ये पीएच है क्या, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन दौड़ता है कि पीएच है क्या। हालांकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवाया है पर फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। पीएच क्या होता है? इसको आप पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ये क्या करता है आपको, ये आपके वाटर को मेजरमेंट करने की एक स्केल है जिससे हम क्या करते हैं वाटर का एसिडिक नेचर और उसका बेसिक नेचर्स बता सकते हैं। यानी कि जब आप कोई भी वाटर सैंपल लेते हो तो उस सैंपल्स में आपका या तो वाटर एसिडिक होगा या आपका बेसिक होगा। क्लियर है? तो आपको कौन बताता है? वो आपको पीएच बताता है। पीएच मेजर करने के लिए एक स्केल का यूज करते हैं जिस स्केल को बोला जाता है आपके पास पोटेंटोमीटर बोला जाता है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं आपकी जनरली पीएच की, जो आपका ग्राउंड वाटर होता है उसका जो पीएच होता है वो 6.5 से लेकर 8.5 के मध्य होता है। जनरली अगर हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की तो ग्राउंड वाटर को हम एज ए सॉफ्ट वाटर भी बोलते हैं। क्लियर है? और जब उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं तो उसकी हार्डनेस 0 से 60 ppm के माध्यम होती है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से कवर भी किया होगा प्रीवियस में। क्लियर है? अब यहां पर बात करते हैं एसिड रेन की कि जो आपकी एसिड रेन होती है, एसिड रेन का जो पीएच होता है सर, एसिड रेन का जो पीएच होता है आपके पास वो क्या होता है सर? लेस देन 5.6 होता है। जब लेस देन 5.6 होता है तभी हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो नॉन एज एसिड रेन। तो क्या बोलेंगे इसको हम? एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है? तो देखिएगा यहां तो जो ऑप्शंस में है सर 3 है, 3 तो हो नहीं सकता सर, 8.5 हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता। तो आपका जो यहां पर नियर अबाउट जो आंसर मिल रहा है वो आपके पास 4.5 मिल रहा है। तो आंसर तो यहाँ पे मुझे मिल गया है, नो डाउट 10 to 20 सेकंड में आंसर लगा दिया है। बट इसके बारे में हम कुछ और बातें भी जान लेते हैं। इट इज आल्सो नॉन एज, इसको हम और क्या बोलते हैं? नॉन एज क्लीन रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीन रेन भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? अगर यहां पर बात की जाए एसिड रेन के मेन सोर्स की तो कौन कौन से हैं एसिड रेन के, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। एसिड रेन के मेन सोर्स, ठीक है, कि जिसके सोर्स क्या रहते हैं एसिड रेन के। एसिड रेन का जो मेन सोर्स रहता है वो रहता है आपके पास जैसे इंडस्ट्रियल बर्निंग कोल। ठीक है, जैसे आपका हो गया है इंडस्ट्रियल बर्निंग, कि जहां ऐसी इंडस्ट्री जहां पे कोल आपका जलता है। दूसरा हो गया आपके पास जितनी भी ऑटोमोबाइल्स होगी,
ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है, तो उससे भी क्या निकलता है, आप देखते होंगे धुआं निकलता है, ठीक है। और तीसरी कौन सी होगी आपके पास, फॉसिल फ्यूल होगी है। दूसरी कौन सी होगी आपके पास, फॉसिल फ्यूल होगी है। तो ये क्या है आपके पास कारण है, इनके कारण क्या होता है आपके पास, एसिड रेन होता है। यानी कि आप एसिड रेन के मेन सोर्स भी कह सकते हैं आप, और इसको कॉजेज भी बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपके पास, इससे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का एमिशन होता है, चाहे वो आपके पास इंडस्ट्रियल बर्निंग कोल इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या फॉसिल फ्यूल हो। इससे क्या होता है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का इन्वर्जन होता है। जैसे आपके कार्बन का होता है, आपके पास नाइट्रोजन का होता है और आपके पास सल्फर का होता है। जब ये कार्बन और नाइट्रोजन और सल्फर जब एयर्स के कांटेक्ट में आते हैं, एयर्स के कांटेक्ट मतलब ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या बनाता है, कुछ आपके पास वहां पे कुछ कार्बन के ऑक्साइड फॉर्म करता है, COX फॉर्म करता है, और कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड फॉर्म करता है, और कुछ आपके पास सल्फर ऑक्साइड करता है। अगर हम बात करते हैं कार्बन के ऑक्साइड, तो कार्बन के ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं सर, कार्बन के ऑक्साइड हो सकते हैं जैसे आपके पास CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एंड CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। उसी तरह से अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के भी हो गया आपके पास, जैसे NO2 हो गया आपके पास, और आपके पास NO3 हो गया। उसी तरह से जब हम बात करते हैं सल्फर के ऑक्साइड, तो सल्फर के ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं सर, इसमें भी हो सकता है SO2 हो सकता है, और आपके पास SO3 हो सकता है। क्लियर है। अब देखिएगा, इनमें से जो सबसे मेजर सोर्स जो माने जाते हैं आपके पास, वो नाइट्रोजन और सल्फर माने जाते हैं। जो ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, जब ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं, वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पर आपके पास, तो फॉर्म होता है आपके पास HNO3। और जब उसी तरह से जब सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये लिख देता हूं मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है आपके पास, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग H2SO4 रिलीज होता है। अब हम बात करते हैं जो HNO3 और H2SO4 है, ये क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास एसिड रेन के। यानी कि जो सर हमारे पास HNO3 और H2SO4 है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके हैं आपके पास, एसिड रेन के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है, कहीं ना कहीं बुक में अगर ढूंढोगे तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन तो नो डाउट यहाँ पे पूछा गया था कि एसिड रेन का जो pH होता है वो आपके पास लेस देन कितना होता है, 5.6 होता है, तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन के साथ साथ इसको हम क्लीन रेन भी बोलते हैं, ठीक है। एसिड रेन के मेन सोर्सेज और कॉजेज हम कह सकते हैं, तो आपके पास जितनी भी कोल बर्निंग इंडस्ट्रीज होती है, ऑटोमोबाइल्स होती है, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, तो उनके मतलब बर्न होने से क्या होता है, कुछ डिफरेंट गैसेस का इन्वर्जन होता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। अब ये जो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर है, ये एयर्स के कांटेक्ट में आती है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ कार्बन के ऑक्साइड परफॉर्म करती है, कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड फॉर्म करती है, कुछ सल्फर के ऑक्साइड परफॉर्म करती है। क्लियर है। कार्बन के जो ऑक्साइड यहाँ पे बनते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्लियर है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जैसे NO2 नेगेटिव हो गया और आपके पास NO3 हो गया। क्लियर है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास HONO3 फॉर्म करता है, जो आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके एसिड रेन का। जब सल्फर के जो ऑक्साइड फॉर्म्ड होते हैं वो SO2 रहता है और आपके पास SO3 रहता है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या बनाता है आपके पास H2SO4 बनाता है, और यही दो जो है आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड रेन के सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है, तो आपके पास है HNO3 और आपके पास H2SO4। क्लियर है। जितना एडिशनल डाटा था वो तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, बट जो PS से रिलेवेंट जितना भी डाटा था वो मैंने आपको बोल के बता दिया है। क्लियर है यार। अगर इतना मैं कवर करवा रहा हूं तो आपका जितना भी आपने थ्योरी पार्ट्स में कवर किया है, कहीं ना कहीं दोबारा से वो चीजें रिकॉल हो रही होंगी। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ऑन विच स्केल द टर्बिडिटी इज मेजर, कि जो आपके पास टर्बिडिटी होती है वो कौन से स्केल पे मेजर की जाती है। मैंने आपको इसके लिए कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट क्या बताया था कि जब भी हमने टर्बिडिटी को मेजर किया था तो टर्बिडिटी किसके कारण हो रही थी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था कि जो टर्बिडिटी हो किस तरह का फिनोमिना है। तो अगर मैं बात बताऊं इस क्वेश्चन की, तो टर्बिडिटी आपके पास क्या है, एक सरफेस फिनोमिनन है।
क्या है सर? ये सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था कि जो टर्बिडिटी होती है वो किस किन कारणों से होती है, तो आपने ये भी जाना था कि इट इज ड्यू टू सस्पेंडेड मैटर्स के कारण होती है। अब यह सस्पेंडेड मैटर्स में कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास? सर इसमें आपके पास कोर्सर भी हो सकते हैं और इसमें सर आपके पास फाइनर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स लिख देता हूं, ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। फाइनर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वैसे मैंने ये डिस्कस करवा चुका हूं, ठीक है, बस जस्ट बता रहा हूं। और किसके कारण होती है सर? आपके पास कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण भी होती है। किसके कारण? कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण भी होती है आपके पास, ये भी ऑफर करते हैं, ठीक है। और दूसरा आपके पास कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनके कारण भी क्या होती है आपके पास? टर्बिडिटी कॉज्ड होती है। अब देखते हैं तो जो कोर्स पार्टिकल होते हैं और सर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा टर्बिडिटी किस में रहती है? जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं इसमें मोर टर्बिडिटी होती है। ये भी पॉइंट्स है जो काफी बारी पूछा जाता है, मोर टर्बिडिटी। अगर हम बात करते हैं कोर्सर में तो इसमें किस तरह की होती है सर? आपके पास लेस टर्बिडिटी होती है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है, क्लियर है। अब जो बात करते हैं यहाँ पर कि इसके मेजर करने के लिए मैंने अलग अलग डिवाइस के नाम दिए थे, जिसमें सबसे पहले हम बात किया था आपके टर्बिडिटी रोड। किसकी बात की थी? टर्बिडिटी रोड की बात की थी। और टर्बिडिटी रोड के बाद हमने जो बात किया था वो जैक्सन टर्बिडोमीटर। किसकी बात? जैक्सन टर्बिडोमीटर की बात की थी, ठीक है। और तीसरी हमने जो बात की थी वो बेलिस की थी, बेलिस टर्बिडोमीटर। और तीसरी किसकी बात की थी? आपके पास एक मैंने कहा था हिलेज टर्बिडोमीटर। देखिएगा ये कंसेप्ट क्या कैसे क्लियर होगा। उसके बाद आपके पास बताया था नेफ्लोमीटर्स, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इन चार की, देखिएगा ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को अगर आपने लर्न कर लिया है तो आपका काम बन जाएगा। इन चार्स की बात की थी हमने, चार की कौन से? एक टर्बिडिटी रोड की बात की थी आपने, एक ये था, और एक आपके पास जैक्सन था, और एक आपके पास बेलिस था, और एक आपके पास हेलिस था। ये जो बेस्ड थे आपके बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन थे, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शंस, तो ये भी पॉइंट्स मैं लिख देता हूं तो ज्यादा बेटर होगा। इट इज बेस्ड ऑन लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शंस। ये जो आपके किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यानी कि मैं प्रिंसिपल लिख देता हूं इनका, इसका जो प्रिंसिपल है लाइट एब्जॉर्प्शंस, क्लियर है। बट जब हम नेफ्लोमीटर्स की बात करते हैं तो नेफ्लोमीटर ये पुराने जमाने से यूज किया जाता है, क्लियर है। ये बेस्ड ऑन आपका लाइट ऑफ स्कैटरिंग है, तो इसको भी हम लिखते हैं लाइट ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, टर्बिडिटी रोड है और जो आपके पास जैक्सन टर्बिडोमीटर है, यहां पे जो आपके पास मैन केमिकल यूज किया जाता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस यहां पे यूज किया जाता है वो रहता है आपके पास सिलिका। यानी कि सर अगर मैं बात करता हूं इन दो की बात कर रहे हैं हम, एक इसकी बात कर रहा हूं मैं जैक्सन की, और एक बात कर रहा हूं मैं आपके टर्बिड रोड की। तो यहां पे जो आपके पास मेन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? आपका सिलिका यूज किया जाता है, ठीक है, सिलिका यूज किया जाता है। अब देखिएगा सिलिका, नॉट सिलिकॉन, सिलिका, ठीक है। अब कंसेप्ट है, अब इसने जो मेन केमिकल ऐड किया वो सिलिका ऐड किया, और जो यहाँ पे जो केमिकल है इसी केमिकल के नाम से इसने अपनी यूनिट भी ड्राइव की है। जो यूनिट क्या पड़ जाती है? इसके नाम पे यूनिट बन जाती है STU, ठीक है, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। और इसी सिलिका के नाम से एक स्केल भी परफॉर्म्ड हो जाती है, स्केल बोले तो सिलिका स्केल, ठीक है। तो कौन सी स्केल होगी आपके पास? स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। तो ये हो जाएगी आपके पास स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा था बेलिस टर्बिडोमीटर। अगर मैं बात करता हूं सर बेलिस टर्बिडोमीटर्स की, तो जो बेलिस टर्बिडोमीटर में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज किया था वो क्या था? ब्लू कोबाल्ट, ठीक है। देखिएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो यहाँ पे यूज किया था वो क्या किया था आपके पास? ब्लू कोबाल्ट। कौन सा किया था आपके पास? ब्लू कोबाल्ट किया था, ठीक है। अब देखिएगा, अब जब ये ब्लू कोबाल्ट किया था तो कहीं ना कहीं इसके नाम से क्या पड़ी होगी? यूनिट भी पड़ी होगी, तो इसकी यूनिट भी बन सकती थी यहाँ से BTU, ठीक
ठीक है, यानी कि बैलिस टर्बिडोमीटर मतलब साइंटिस्ट के नाम से भी बोल सकते हैं आप, इसके नाम से भी बना सकते हैं। अब जब ब्लू कोबाल्ट है तो इसी के नाम पर स्केल भी बना होगा, ब्लू कोबाल्ट, स्टैंडर्ड ब्लू कोबाल्ट। जैसे यहां पे दिया आपके पास सिलिका कोबाल्ट स्केल नहीं होगा आपके पास, स्टैंडर्ड ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ब्लू कोबाल्ट स्केल, ब्लू कोबाल्ट स्केल, ठीक है, ये बात हो गई है। अब यहां पे बात आती है आपके पास हेलिजो टर्बिडोमीटर में। तो हेलिजो टर्बिडोमीटर्स आपको तब किया जाता है जब 10 to 25 की टर्बिडिटी मेजर करनी हो, यानी कि ये कितनी टर्बिडिटी मेजर करता है सर, 10 to 25 की। और आपके पास बैलिस कितनी करता है, 0 से 2 ppm की टर्बिडिटी, ठीक है, ये भी आपके पास ppm कर दूं मैं। अगर बात करता है जैक्सन टर्बिडिटी की, तो जैक्सन कितनी करता है आपके पास अप टू 25 मीटर्स, अप टू 25 मीटर्स की टर्बिडिटी करता है, 25 ppm तक की। और जब टर्बिडिटी रोड की बात करता है तो ये करता है आपके पास 25 से 50 ppm तक की टर्बिडिटी मेजर करता है। और यही है आपके पास फील्ड मेथड है, यही कैसा है सर आपके पास फील्ड मेथड है, ठीक है, ये बात। तो आज देखिएगा टर्बिडिटी इज मेजर प्लेटिनियम स्केल, सिलिका कोबाल्ट स्केल नहीं, सिलिका कोबाल्ट तो नहीं है आपके पास, सिंपल ब्लू कोबाल्ट स्केल होगा, ठीक है। या आप बोल सकते हैं सिलिका प्लेटिनियम स्केल नहीं, सिलिका स्टैंडर्ड सिलिका, यानी कि तो राइट आंसर क्या बन गया आपके पास, इसका डी बन गया है। अब जो हम लास्ट देखते हैं वो नेफ्लोमीटर है। नेफ्लोमीटर किस पे बेस्ड है, लाइट ऑफ स्कैटरिंग पे बेस्ड है। अब जो ये नेफ्लोमीटर है इसी के नाम पे भी यूनिट पड़ती है, दैट इज NTU। यहाँ पे जो मेन केमिकल्स हम ऐड करते हैं यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऐड किया जाता है वो क्या था आपके पास, फॉर्माजीन, ठीक है, फॉर्माजीन हम यहाँ पर यूज करते हैं। और जो फॉर्माजीन से भी जो यहाँ पे यूनिट बनती है वो आपके पास FTU बनती है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में आपके पास NTU और FTU दोनों दिए जाते हैं और बोला जाता है कौन सी यूनिट सही है, तो आप इन दोनों को ही टिक कर सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है, क्लियर है। अब यहां पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक ऐसा क्वेश्चंस जो यार हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और मैं कहता हूं कि अगर हम SSC JEE की बात कर लेते हैं और स्टेट AE की बात कर लेते हैं तो सबसे मन पसंदीदा जो क्वेश्चंस बनता हो यहीं से बनता है। क्लियर है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम लिमिट्स की बात करते हैं तो दो तरह की लिमिट्स होती है। एक हम परमिसिबल लिमिट है कि अगर आपका वाटर उस लिमिट तक रहा तो उस पानी को अगर जब हम पिएंगे तो किसी तरह की हानि नहीं होगी। अगर वो वैल्यूज कॉज फॉर रिजेक्शंस में काउंट हो जाती है तो अगर आप उसको बिना ट्रीटमेंट पिए उस वाटर को पियोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्लियर है, तो कॉज फॉर रिजेक्शन वाटर आपका वो वाटर है जिसका आपका ट्रीटमेंट कंपल्सरी करना पड़ेगा। क्लियर है, देखिएगा अगर हम बात करते हैं एज पर IS 500/2012 फ्लोइंग आर द वेरियस परमिसिबल लिमिट्स ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं जो फिजिकली भी हो सकते हैं, केमिकली भी हो सकते हैं और आपके पास बायोलॉजिकल पैरामीटर भी हो सकते हैं। उनकी वैल्यूज को जानना यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की जो आपके पास एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो आपके पास 500 होती है, यानी कि किस में सर, ये ppm में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ppm में बात करूंगा, यहाँ मिलीग्राम पर लीटर्स में एक ही बात है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी कॉज फॉर रिजेक्शंस की तो ये होती है सर 2000 होती है। क्लियर है, अगर मैं टर्बिडिटी की बात करता हूँ तो टर्बिडिटी की जो आपके पास एक्सेप्टेबल लिमिट पहले के कोड में 1 थी बट अब आप 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 और कॉज फॉर रिजेक्शन आपके पास 10 हो गई है। क्लियर है, अगर हम बात करते हैं कलर्स की, अब देखिएगा देखते भी जाइए। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड को जो हम मेजर करते हैं मिलीग्राम्स पर लीटर में मेजर कर सकते हैं या ppm में मेजर कर सकते हैं। टर्बिडिटी को जो मेजर किया जाएगा वो आपके पास STU में मेजर किया जाएगा, आपके पास JTU में मेजर किया जाएगा, FTU में मेजर किया जाएगा, सारे में मेजर किया जाएगा। कलर की बात करते हैं तो कलर के लिए क्या आता है आपके पास TCU है, तो यहाँ पर TCU ट्रू कलर यूनिट है। क्लियर है, तो जो कलर की जो आपके पास एक्सेप्टेबल लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कलर की जो एक्सेप्टेबल लिमिट होनी चाहिए वो आपके पास 5 होनी चाहिए, जबकि पुराने कोड में कॉज फॉर रिजेक्शन 25 थी बट आपको अब 15 याद रखना, यानी कि 15 आपके पास ओल्ड थी बट अब न्यू कितनी है सर आपके पास 15 है।
क्लियर है, ये बात रख रहा। उसके बाद टेस्ट एंड ऑर्डर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास सर, टॉन हो जाएगी। टॉन बोले तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, और थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर लाई करता है एक्सेप्टेबल लिमिट 1 सर, कॉज फॉर रिजेक्शन आपके पास 3 रहता है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड, अगर हम बात करते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड को, तो उसकी भी यूनिट क्या होगी जो सस्पेंडेड सॉलिड की होगी, मिलीग्राम पर लीटर में। टोटल डिजॉल्व सॉलिड की भी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है, 500 होती है। कॉज फॉर रिजेक्शन कितनी होती है आपके पास, 2000 होती है। तो इसको भी सर या तो आप पीपीएम में मेजर कर सकते हो या मिलीग्राम्स पर लीटर्स में। उसके बाद आता है एल्केनिटी, तो एल्केनिटी की कितनी होती है, एल्केनिटी की सर 200 एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, 600 आपके पास कॉज फॉर रिजेक्शन होती है। अब बारी आती है पीएच की। पीएच की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 6.5 से लेके 8.5। कॉज फॉर रिजेक्शन लेस देन 6.5 हुआ एंड मोर देन 8.5 हुआ तो आपके पास क्या है, कॉज फॉर रिजेक्शन है। उसके बाद आती है क्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड भी पूछा जाता है। क्लोराइड की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है पुराने कोड में 250 थी था, बट अब नए कोड में कितनी है, 200 थी और आपके पास 1000 हो जाएगी। क्लियर है। अब बारी आती है आपके पास नेक्स्ट फ्री अमोनिया की। तो फ्री अमोनिया की जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो कितनी होती है आपके पास, 0.15 होती है और कॉज फॉर रिजेक्शन भी आपके पास 0.15 से ज्यादा हो जाएगी। अब आता है आपके पास नाइट्रेट, एक्सेप्टेबल लिमिट आपके पास 45 होती है और कॉज फॉर रिलेक्शंस में नो रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं मैं नो रिलैक्सेशंस लिख देता हूँ। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे फ्लोराइड की एक्सेप्टेबल लिमिट 1 होती है, कॉज फॉर रिजेक्शन 1.5 होती है। आयरन की बात करते हैं तो आयरन की एक्सेप्टेबल लिमिट 0.3 होती है, जबकि कॉज फॉर रिजेक्शन में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, नो रिलैक्सेशन। ठीक है, कोड ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। अब बारी करते हैं हम सल्फेट की। तो सल्फेट की होती है सर 200, कॉज फॉर रिजेक्शन होती है आपके पास 400। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है सर 75, कॉज फॉर रिजेक्शन होती है आपके पास 200। क्लियर है, किसमें है, पीपीएम में। ये आप सभी जानते हैं, ये जो सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा हूं मैं या तो पीपीएम में होगी या फिर मिलीग्राम पर लीटर्स में होगी आपके पास। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टेबल है इस टेबल को लर्न कीजिएगा। सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है आपके पास वो क्या क्या पूछी जाती है, आपसे क्लोराइड पूछा जाता है बहुत बारी एग्जाम के अंदर। क्लोराइड आपसे पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है क्लोराइड, और यहां से क्या पूछ सकता है आपके पास, सल्फेट आपसे पूछ सकता है। तो अगर मैं बात करता हूं सल्फेट की और क्लोराइड की तो ज्यादातर पूछे जाते हैं, बट हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे बहुत कुछ, जैसे यहाँ पे पीएच भी बहुत बारी पूछा गया है आपका। ठीक है, तो आज किससे पूछा है, क्लोराइड कंटेंट। तो क्लोराइड कंटेंट की जो आपके पास एक्सेप्टेबल होती है वो 200 होती है, कॉज फॉर रिजेक्शन 1000 होती है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बचा कौन सा, 200। यानी कि कौन सी बिल बोला, एक्सेप्टेबल लिमिट। कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करेगा तो आपके पास 1000 हो जाएगा कॉज फॉर रिजेक्शन के लिए। क्लियर है। तो इस तरह से आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए जब आप अपनी रिवीजन कर रहे हो। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसका मेन रीजन क्या है। अगर मैं बात करता हूँ इस टेम्परेरी हार्डनेस की, अब नहीं मैं इसको डिस्कस करवाऊंगा, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया था कि जो हार्डनेस होती है वो 2 टाइप्स की होती है। क्या होती है सर, हार्डनेस कितने टाइप्स की होती है सर, हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सर कार्बोनेट हार्डनेस जिसको हम CH बोलते हैं, और दूसरी होती है आपके नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस किसके कारण होती है, इट इज ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव। अगर मैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की बात कर रहा हूं, इट इज ड्यू टू सल्फेट की वजह से होती है आपके पास, सल्फेट की वजह से होती है सर, क्लोराइड की वजह से होती है आपके पास, फॉस्फेट की वजह से होती है आपके पास। ठीक है, और नाइट्रेट की वजह से होती है आपके पास, नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम Ca2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव। क्लियर है। तो वहीं पे मैंने बताया था कि जो आपके पास कार्बोनेट हार्डनेस होता है इसको रिमूव किया जाता है, इट रिमूव बाय सिंपल बॉइलिंग से इसको हम रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है, एंड बाय एडिंग ऑफ सम लाइन, कुछ लाइन को ऐड करने से भी क्या किया जाता है, इसको रिमूव किया जाता है। अब देखिएगा, जब हम इसको सिंपल बॉइलिंग से रिमूव किया जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है, तो सर इसी को बोला जाता है आपके पास टेम्परेरी हार्डनेस। क्या बोला जाता है, टेम्परेरी हार्डनेस बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपके पास नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को इसको जो रिमूव किया जाता है आपके पास कुछ सॉफ्टनिंग टेक्निक से रिमूव किया जाता है, कुछ सॉफ्टनिंग टेक्निक। अब जो ये सॉफ्टनिंग टेक्निक आपके पास रहती है, जैसे आपके पास सोडा लाइम प्रोसेस हो गया, सोडा लाइम प्रोसेस हो गया आपके पास, दूसरा आपके पास आयनाइजेशन प्रोसेस हो गया, आयनाइजेशन प्रोसेस हो गया आपके पास, ठीक है, और तीसरा आपके पास हो गया जैसे जियोलाइट प्रोसेस हो गया, जियोलाइट प्रोसेस हो गया आपके पास, जियोलाइट प्रोसेस हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं जियोलाइट प्रोसेस, तो इसी को हम ग्रीन सैंड मेथड भी बोलते हैं, आयन बेस एक्सचेंज मेथड भी बोला जाता है। क्लियर है। अब जब इसके लिए कोई हमें स्पेशल टेक्निक होती है, क्योंकि सिंपली ये रिमूव नहीं किया जाता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको बोला जाता है आपके पास परमानेंट हार्डनेस। क्या बोला जाता है, परमानेंट हार्डनेस बोला जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट। तो देखिएगा, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रीजन ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन क्या है, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट क्या होता है आपके पास, CO3 नेगेटिव एंड बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, ये रीजन है। तो पहला ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सही है। क्लोराइड की वजह से क्या आता है सर, टेम्परेरी नहीं, इससे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मतलब आपके पास परमानेंट हार्डनेस इंड्यूस होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सल्फेट से भी, तो ये भी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, इससे भी परमानेंट हार्डनेस इंड्यूस होता है। नाइट्रेट्स की बात करते हैं तो ये भी सर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, इससे भी आपका परमानेंट हार्डनेस इंड्यूस होता है। तो ऑप्शन ए ही तो बचा आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करवाया है। अगर आपने प्रीवियस अच्छे से किया होगा तो इसका आंसर भी आप फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, क्वेश्चंस में बोला गया है आपके पास ब्लू बेबी डिसीज इज फाउंड इन फैंट्स इज ड्यू टू एक्सेसिव डैश इन ड्रिंकिंग वाटर। कि जो आपके पास ब्लू बेबी डिसीज होता है, ज्यादातर ये बच्चों में देखा गया है, तो किसके कारण होता है, एक्सेसिव ऑफ नाइट्रेट के कारण होता है, सल्फेट के कारण होता है, कार्बोनेट्स के कारण होता है, या कलर्स के कारण होता है। तो किसके कारण होता है आपका, एक्सेसिव नाइट्रेट के कारण होता है। सर जब आपके पानी के अंदर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन 45 ppm से ज्यादा होगी तो आपको या तो ब्लू बेबी डिसीज होगी आपके बच्चों को, या उसको हम मीथीमोग्लोबिनीमिया भी बोलते हैं। क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, वो आपका ए हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है, अगर आपका हम सी देखते हैं सर कलर, तो कलर आपके पास किसी भी तरह का इफेक्ट्स क्रिएट नहीं करता, बट ये आपको पास साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्रिएट करता है बस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्बोनेट, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि कार्बोनेट से आपको किस तरह की हार्डनेस मिलती है, यहां से आपको सर टेम्परेरी हार्डनेस मिलती है। किस तरह की सर, टेम्परेरी हार्डनेस मिलती है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इसके सल्फेट्स की, तो हाँ सल्फेट्स थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदायी जरूर है। देखिएगा, जो आपके पास सल्फेट के जो कंटेंट होते हैं वो कितने होते हैं, सल्फेट के जो कंटेंट होते हैं, यानी कि जिसको मैं SO4 नेगेटिव भी बोलता हूँ, तो जब ये मैग्नीशियम, कि जब आपके वाटर सैंपल में या तो कैल्शियम प्रेजेंट भी होगा, उसमें मैग्नीशियम भी होगा, बट जब मैग्नीशियम होगा तो आपका SO4 ज़्यादा रिएक्ट करेगा, और जब SO4 रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा आपके पास, MgSO4 बनाएगा। क्लियर है, जो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। ये क्या करता है आपको पास, इट लीड्स टू द लैक्सेटिव इफेक्ट। ठीक है, और जैसे आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है इंटेस्टाइन प्रॉब्लम एक्सेट्रा, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम एक्सेट्रा इससे आपको हो सकती है। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं सर इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट की, तो एक्सेप्टेबल लिमिट मैंने अभी डिस्कस किया 200 ppm होती है। अगर मैं इसकी कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करता हूं, कॉज फॉर रिजेक्शन का मतलब क्या है, विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये कितनी है हमारे पास, वो 400 ppm है।
ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सल्फेट भी थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदायक है, और इसमें सल्फेट का भी कौन सा, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट डियर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना है। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 10500/2012 द परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो इसके लिए मैंने आपको TDS बोलते हैं, और TDS को मेजर किया जाता है या तो ppm में मेजर किया जाता है या फिर मिलीग्राम्स पर लीटर्स में मेजर किया जाता है। TDS की जगह अगर हम सस्पेंडेड सॉलिड होगा तो उसको भी हम मेजर करेंगे किसमें, ppm में या मिलीग्राम्स पर लीटर में। थोड़ा सा मैं आपको अगर इसका टेबल दिखाना चाहूँ दोबारा से, तो ये आपके पास टेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो आज जो वैल्यूज पूछी गई है वो आपसे किससे पूछी है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड की पूछी है, और मैं अपने आप बोल रहा हूं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। जितनी आपके पास एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, 500 है सस्पेंडेड सॉलिड की भी, और टोटल की भी कितनी है, 500 है। कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शंस को हम यहां पर एक और टर्म्स में भी बोल सकते हैं, जहां पे जो स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज रह जाते हैं वो जरा यहां पर ध्यान से रखिएगा इसको, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला उसने बोला, क्या बोला कि इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, कि उसके अल्टरनेट पे कोई वहां पे सोर्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, कॉज फॉर रिजेक्शंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास चाहे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हो, TSS हो, यहाँ पर TDS हो, या टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, अगर इसकी मेजरमेंट की बात करता हूं तो इसको हम चाहे तो ppm में भी कर सकते हैं, इसको आप मिलीग्राम्स पर लीटर में भी कर सकते हैं। अगर मैं सर इसकी क्या कर सकता हूं, एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करता हूं तो आपके पास 500 होती है, जबकि कॉज फॉर रिजेक्शन इसके पास कितनी होती है सर, 2000 होती है। कुछ यही है आपके पास 5000 एंड 2000। आज उसने कौन सी बोली है, कॉज फॉर रिजेक्शन। तो कॉज फॉर रिजेक्शन 1500 नहीं, 1000 नहीं, आपके पास 500 नहीं, तो आपके पास ये हो जाएगी 2000 हो जाएगी आपके पास कॉज फॉर रिजेक्शन, और 500 हो जाएगी एक्सेप्टेबल लिमिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा आपके पास, बी। उसने कॉज फॉर रिजेक्शन बोला। कॉज फॉर रिजेक्शन का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। क्लियर है, ये मैंने लेक्चर्स में भी आपको बहुत अच्छे से बताया है। अब यहां पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस है कि ब्लू बेबी डिसीज इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होती है ब्लू बेबी डिसीज आपकी, ये होती है एक्सेसिव नाइट्रेट की। जब नाइट्रेट की कंसंट्रेशन आपके पास 45 ppm से ज्यादा हो जाती है तो आपको क्या होता है, ब्लू बेबी डिसीज होती है, जिसको हम मिथिमोग्लोबिनीमिया भी बोलते हैं। ज्यादातर आपके पास बच्चों में देखी गई है बीमारी, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो पीली पड़ जाती है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं एक्सेसिव सल्फेट से, अगर आपका सल्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो सल्फेट में भी कौन सा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये आपका क्या क्रिएट करता है, इट लेजिस्लेटिव इफेक्ट्स। क्लियर है, इंटेस्टाइन्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्लियर है। एक्सेसिव क्लोराइड, एक्सेसिव क्लोराइड से क्या होता है, आपके पास थोड़ा सा आपकी जो वाटर का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं एक्सेसिव कार्बोनेट, एक्सेसिव कार्बोनेट से क्या होगा, आपकी जो आपके पास कार्बोनेट हार्डनेस होगी, यानी कि जो आपके पास टेम्परेरी हार्डनेस हो जाएगी, टेम्परेरी हार्डनेस क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज हो जाएगी डियर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर IS 10500/2012 द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। देखिएगा फ्लोराइड की बात कर रहा है, अगर किसकी बात कर रहा है, फ्लोराइड की बात कर रहा है। फ्लोराइड की जो एक्सेप्टेबल लिमिट होता है वो 1 ppm होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कॉज फॉर रिजेक्शन तो 1.5 ppm होता है। ठीक है, तो उसने एक्सेप्टेबल लिमिट की बात की है तो इसका क्या है आपके पास 1 है। अगर आपकी लिमिट एक, पहले बताया ये क्वेश्चंस को पर रिवाइज करवा देता हूं, अगर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन आपके पानी में 1 ppm तक रही तो आपकी हेल्प करेगी आपकी डेंटल कैविटीज में। ठीक है, और आपके जो परमानेंट टीथ की ग्रोथ में भी क्या करेगी, हेल्प करेगी। बट अगर ये कंसंट्रेशन 1.5 ppm से बढ़कर आपका कॉन्स्टेंटली 2 ppm तक लंबे समय तक रहेगी तो कहीं ना कहीं आपके दांतों का पीला पड़ना यानी कि डीकलराइजेशन ऑफ द टीथ हो जाना, ठीक है,
उसको कहेंगे। अगर इसी की कंसंट्रेशन अगर आपके पास 5 ppm से ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास डिफॉर्मेशन एंड ट्विस्टिंग ऑफ बोन हो जाएगा, यानी कि हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवाया है, यहाँ पे मैं अब नहीं करवा रहा हूँ। क्लियर है? मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द इंडिकेटर्स ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू डिटरमाइन द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जिसका यूज हम कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए करते हैं। क्या सर वो आपके पास स्लोमोनालिया है, ये तो आपके पास एक बैक्टीरियाज का नाम है, कॉलीफॉर्म फ्रॉम द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है या गियार्ड है। तो आपके पास क्या है इसका आंसर, कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो आपके पास, जिसका हम एज ए किस तरह यूज करते हैं, इंडिकेटर का, क्योंकि वहां पर दो टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, एक ई कुली होता है और दूसरा आपका बी कुली होता है। जो आपका ई कुली होता है उसको आप एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया आपके पास बी, इसका राइट आंसर हो गया है। अब यहां पे बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, मेजर ऑफ द डिग्री एट विच वाटर लूज इट्स ट्रांसपेरेंसी। देखिएगा कि मेजर ऑफ द डिग्री एट विच वाटर लूज इट्स ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो जो भी अपनी क्या करता है, लूज करता है ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू किसकी वजह से, सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोला जाता है सर आपके पास टर्बिडिटी। पहले भी बताया था सर, सस्पेंडेड मैटर की वजह से भी हो सकता है, आपके पास कोलाइडल की वजह से भी हो सकता है आपके पास, और साथ में आपके पास कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी जो होते हैं इसमें भी आपके पास क्या होते हैं सर, कुछ कोर्सर होते हैं और कुछ आपके पास फाइनर होते हैं। तो ये भी मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि कोर्सर में ज्यादा होगा या फाइनर में ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली बात है फाइनर में आपके पास ज्यादा होता है जबकि कोर्सर में आपके पास लेस होता है। तो उसको क्या बोला जाता है, आपके पास टर्बिडिटी बोला जाता है। कोगुलेशंस में क्या करते हैं आप, ए सर्टेन केमिकल ऐड करते हैं, ऐसे पार्टिकल का इंप्रूवमेंट किया जाता है कि जिनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 से 1 होती है, यानी कि ऐसे पार्टिकल जो सस्पेंशन में रहते हैं तो उनके साइज को इंप्रूव करने के लिए वहां का उसका क्या किया जाता है, कोगुलेशन प्रोसेस किया जाता है, कुछ सर्टेन केमिकल ऐड किया जाता है। उसके बाद जब हम फ्लोकुलेशंस में बात करते हैं तो फ्लोकुलेशंस में भी क्या होता है, आपका वही प्रोसेस होता है, बट जो अब फ्लॉक बनना स्टार्ट हो गए हैं जब जैसे ही आपने उसके अंदर क्या डाला, कुछ केमिकल ऐड डाला। ठीक है, उसके बाद सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंटेशंस में क्या होता है, आप ऐसे पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 और 1 से ज्यादा होती है। क्लियर है? दिस इज द राइट आंसर हो गया आपके पास इसका ए। अब यहां पर बात करते हैं आज के इस लास्ट क्वेश्चन के और इस सेशन के भी लास्ट क्वेश्चंस के। जितने भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं उनको बहुत अच्छे से कवर किया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स का। इन ए ग्राउंड वाटर द मड्डी ऑफ क्लाउडी अपीयरेंस ऑफ क्ले और सच अदर पार्टिकल्स दैट प्रेजेंट इन द हिंड्रेंस टू द पाथ लाइट इज मेजर्ड। देखिएगा टर्बिडिटी, कहीं ना कहीं यार टर्बिडिटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा पहले स्क्रीनिंग से क्या करते हैं सर, आप स्क्रीनिंग से फ्लोटिंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। स्क्रीनिंग से क्या करते हैं, फ्लोटिंग पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। अब जो ये फ्लोटिंग पार्टिकल्स हो सकते हैं ये आपके पास कोर्सर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोर्सर नहीं हो गए सर, कोर्सर भी हो सकते हैं और इसमें आपके पास ये फाइनर भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपके पास, जैसे प्लास्टिक बॉटल हो गया आपके पास, एनिमल डंग हो गया पास, बुशेस हो गया आपके पास, लीफ हो गया आपके पास, ठीक है, एक्सेट्रा। क्लियर है? उसके बाद आती है आपके पास नेसुलर ट्यूब। नेसुलर ट्यूब जो है इसका यूज हम क्यों करते हैं, आइडेंटिफाई द कलर इन वेस्ट वाटर। इट्स यूज्ड, इसका जो यूज किया जाता है, इट्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशंस या आइडेंटिफाइड फॉर द कलर ऑफ वेस्ट वाटर, और द कलर ऑफ वेस्ट वाटर के लिए करते हैं। ठीक है, कलर की आइडेंटिफिकेशन। अगर बात करते हैं स्टीवन टर्बिडिटी मीटर, तो ये स्टीवन तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है, तो जो नहीं पढ़ा है इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसको हटा ही दो। अगर मैं बात करता हूं जैक्सन टर्बिडिटी मीटर्स की, तो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर्स आपने पढ़ा है, ठीक है, जिसको हम JTU भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज पता है तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने बोला है मड्डी ऑफ क्लाउडी अपीयरेंस ऑफ क्ले और सच अदर पार्टिकल्स दैट प्रेजेंट इन हिंड्रेंस। हिंड्रेंस क्रिएट करता है टू द पाथ ऑफ लाइट।
ठीक है। तो टर्बिडिटी इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शंस एंड बेस्ड ऑन स्कैटरिंग, ठीक है, लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शंस एंड लाइट ऑफ स्कैटरिंग। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर आपके पास, सी इसका राइट आंसर हो गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पर आपके पास वाटर क्वालिटी पैरामीटर के जो आपके एसएससी जेईई के अंदर पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को हमने काफी डेप्थ में जाकर स्टडी किया। क्यों? क्योंकि शायद ही आपके पास टाइम बहुत कम है और ऐसे टाइम में आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि जो सर हमने थ्योरी पार्ट्स पढ़ा था उसको कैसे रिवाइज किया जाए। तो इसके माध्यम से आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपना रिवीजन भी कर रहे हो और साथ में एक तरह से एक शॉर्ट कोर्स की तरह इसको आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। सारे के सारे जितने भी आपके टॉपिक्स आपने स्टडी किए होंगे, हालांकि 90% तो मैं नहीं कह सकता हूं, बट 70 to 80% टॉपिक तो आपके मैंने यहाँ पर दोबारा से रिकॉल करवा दिए हैं। तो बेटर होगा दोनों ही पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा और अपना सिलेक्शन किसी अच्छे से एग्जाम में लीजिएगा डियर। क्लियर है? अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन पे, और नेक्स्ट सेशन पे हम जो बात करेंगे आपके वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे डियर।